नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित साहित्य शास्त्र का भाग 10 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे औचित्य सिद्धांत से के बारे में। इससे पहले हम यूजीसी नेट से संबंधित 84 क्लासेस ले चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी भी तरह का आपका विचार है, कोई आपको परेशानी आती है, कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जो भी क्लासेस होती हैं उनसे संबंधित पीडीएफ आपको संडे को प्राप्त हो जाता है। तो अभी तक की जो क्लासेस हैं यानी आज की क्लास से तक के सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त हो जाएंगे और व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए है तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। औचित्य सिद्धांत। तो सबसे पहले हम इसकी अवधारणा देखेंगे। तो औचित्य को काव्य में विशेष महत्व प्रदान करने वाले आचार्य जो हैं वो क्षेमेंद्र थे और उनको ही इसका प्रवर्तक माना जाता है। वैसे तो क्षेमेंद्र अलंकारवादी थे, लेकिन उन्होंने अपने ग्रंथ जो औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को एक व्यापक काव्य तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया है, उसको काव्य का प्राणत्व स्वीकार किया है। यानी उन्होंने लिखा था कि औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यानी रस से सिद्ध काव्य का स्थिर जीवित यानी प्राण तत्व औचित्य है। तो उन्होंने ऐसा स्वीकार किया था। तो रस की सत्ता होने पर भी काव्य सिद्ध होता है, इनका ऐसा मानना था। और तब उस समय जो स्थिर जीवन के रूप में औचित्य का जन्म होता है, यानी औचित्य के बिना रस की सत्ता संभव ही नहीं है। सही इन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा है। तो रस को स्थिर जीवनी शक्ति प्रदान करने वाला तत्व तो हम जो मानेंगे वो औचित्य को ही मानेंगे और वही रस का प्राण तत्व है, ऐसा आचार्य क्षेमेंद्र जी ने माना था। तो अब हम देखते हैं इसका विकास किस प्रकार हुआ। तो क्षेमेंद्र से पूर्व भी कुछ आचार्य थे, उन्होंने भी औचित्य पर विचार किया, पर उन्होंने काव्य के प्रणत के रूप में इसको प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय है वो नहीं, तो ये श्रेय जाता है आचार्य क्षेमेंद्र को ही। और इससे पहले भरत मुनि जी ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नायक के स्वरूप पर, अभिनय पर, वेशभूषा सभी को औचित्य की आवश्यकता, सभी के लिए औचित्य की आवश्यकता पर विशेष उन्होंने बल दिया था। और उन्होंने लिखा था कि वयो अनुरूपः प्रथमश्च वेशो वेशोनुरूपश्च गति प्रचार है, यानी आयु के अनुसार, वेशभूषा के अनुरूप, क्रियागत के अनुरूप, और आगे है गत प्रचारानुगतः च पाठ्यानुरूपो अभिनयश्च कार्यम, यानी गत प्रचार के अनुरूप पाठ और पाठ के अनुरूप अभिनय होना चाहिए। ऐसा उन्होंने भरत मुनि जी ने अपने नाट्यशास्त्र में माना था कि आयु के अनुरूप वेश और वेश के अनुरूप क्रिया होनी चाहिए और गति प्रचार के अनुरूप पाठ और पाठ के अनुरूप अभिनय, ये ऐसा सब कुछ उन्होंने माना था। तो अब हम उसका अर्थ देख लेते हैं। औचित्य का अर्थ क्या है। तो देखो, औचित्य का ध्यान न रखने से उपहास होता है, ऐसा भरत मुनि जी ने कहा था और ऐसा उन्होंने अपने कई श्लोकों में भी कहा था। और अब यहाँ पे देख लेते हैं औचित्य का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि औचित्य है क्या चीज़। तो वस्तुतः औचित्य का अर्थ है उपयुक्त सामंजस्य। रस इस सामंजस्य संतुलन का नियामक है तथा इसका महत्व न केवल काव्य जगत में अपितु व्यवहारिक जगत में भी है। देश काल एवं परिस्थिति के अनुरूप औचित्यपूर्ण व्यवहार ही सदाचार कहा जाता है और सौंदर्य एवं कला के क्षेत्र में औचित्य का विशेष महत्व है। यानी औचित्य से तात्पर्य यही है कि उचित व्यवहार और उचित कार्य और उचित आचरण। तो लेकिन जब हम इसे साहित्य शास्त्र में प्रयोग करते हैं, काव्य शास्त्र में इसका प्रयोग होता है, तो काव्य शास्त्र में इसका अर्थ होगा काव्यांगों की उचित योजना। तो आचार्य क्षेमेंद्र जी की परिभाषा ही देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि उचित प्राहुराचार्य सदृशम किल यस्य यत, तो एक ये पूरी है। और उचितस्य चयो भावस्त चौत्यम प्रचक्षते, तो ये कुछ उन्होंने कहा है। तो जैसे जो वस्तु
जिसके अनुरूप होती है उसे उचित कहा जाता है और उचित का भाव ही औचित्य होता है। तो यही मानना था सभी आचार्यों का कि अनुचित के अतिरिक्त रसभंग का कोई कारण ही नहीं है, औचित्य ही रस का परम रहस्य है, ऐसा मानते थे। तो अगर हम इन सभी परिभाषाओं को देखें तो काव्य की सृजन करने के लिए हमको जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे रस, अलंकार, रीत, भाव, तो इन सभी तत्वों का उचित सामंजस्य करना ही औचित्य है। यानी काव्यांगों में उचित का भाव ही औचित्य है। और आचार्य छेमेंद्र जी ने इस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है और उनका ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। तो चलिए देखते हैं अब कुछ और। तो ये तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे जो जिस स्थान के अनुरूप हो अथवा जो जहाँ सही हो उसी स्थान पर उसका प्रयोग उचित कहलाता है और उचित का भाव ही औचित्य है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो अब देख लेते हैं औचित्य के भेद कौन कौन से हैं। तो आचार्य छेमेंद्र ने औचित्य के 28 भेदों का उल्लेख किया है, तो यहाँ पे हम सारे का उल्लेख नहीं करेंगे। तो इनको उन्होंने कुल 5 वर्गों में विभक्त किया है। 5 वर्ग हैं: मीमांसा, अलंकार शास्त्र और व्याकरण, लोकतंत्र और कवि। तो उन्होंने उन्हें इनको 5 में विभाजित किया है। तो 5 के अनुसार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो मीमांसा के अंतर्गत आएगा पद, वाक्य, प्रबंधार्थ। तो इसमें ये 3 भेद किए गए हैं। और अलंकार शास्त्र में है गुण, रस, अलंकार, प्रतिभा और अन्य काव्यांग जो हैं वो अलंकार शास्त्र के अंतर्गत उन्होंने विभाजित किए हैं। और व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात और काल को उन्होंने विभाजित किया है। तो ये कुछ 8 भेद हैं। और लोकतंत्र के अंतर्गत देश, कुल, व्रत, स्वभाव और विचार, इनके 5 भेद किए हैं इसके। और कवि के अंतर्गत तत्व, सत्व, अभिप्राय, सार संग्रह, अवस्था, नाम और आशीर्वाद, ये कुल उन्होंने 28 भेद किए हैं। तो सभी मिला के 28 है, बाकी कवि के उन्होंने 7 भेद किए हैं। तो ये सभी कुल 28 हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन्हीं को हमें ध्यान रखना है क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है, क्योंकि मीमांसा के अंतर्गत कौन सा आता है और व्याकरण के अंतर्गत कौन सा भेद है उन्होंने, इसलिए। अब देखते हैं औचित्य के 6 प्रमुख भेदों के नाम कौन कौन से हैं। तो प्रमुख भेद जो है वो अलंकार औचित्य है, गुण औचित्य है, संगठन औचित्य, प्रबंध औचित्य और रीत औचित्य और रस औचित्य। तो ये कुछ अलंकार के 6 भेद उन्होंने प्रमुख माने हैं। वैसे 28 भेद किए थे जो हमने आपको दिखा दिए, लेकिन ये कुछ 6 प्रमुख भेद हैं, उनको देख लेते हैं। तो अलंकार औचित्य क्या है? तो अलंकार औचित्य से अभिप्राय यह है कि काव्य में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से मुख्य भाव की पुष्टि के लिए होना चाहिए और उनका स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व नहीं है। तो ऐसा इनका मानना था। और ये इन्होंने उसके बारे में एक उदाहरण भी है ये कि खुले हुए कचनार बिखर गए थे बदन पर, जैसे श्याम सियार आस पास हो कमल के। तो ये एक औचित्य का ही एक उदाहरण है अलंकार औचित्य का। तो ये जो सोरठा है ये प्रसाद जी का सोरठा है और उन्होंने सीता जी के सौंदर्य का इसमें चित्र किया है। तो अपने कार्य में संलग्न होने के कारण सीता जी केशपाल उनके मुख पे चारों ओर ऐसे बिखर गए हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कमल के चारों ओर श्याम शैवाल बिखरे हुए हैं। और कमल के मुख की स्वच्छता, रमणीयता, कोमलता, पावनता, ये सभी जो है इनकी व्यंजना हो रही है। और शैवाल से केशों की हो रही है, केशों की सहजता दिखाई जा रही है, सरलता, ये सभी की व्यंजना की गई है। तो यहाँ पे हमें श्याम विशेषण है और श्यामता को वो व्यक्त कर रहा है। तो ये ही एक अलंकार औचित्य का कार्य है कि अलंकारों का मुख्य भाव की पुष्टि के लिए स्वाभाविक प्रयोग करना ही अलंकार औचित्य का कार्य है। और देखिए गुणी चित्त में क्या है, तो गुण औचित्य यानी गुणी चित्त में क्या है, गुण औचित्य से तात्पर्य है कि काव्य में रसानुकूल गुणों की योजना होनी और प्रसाद, यहाँ पे परि लिख गया है होनी, तो प्रसाद, माधुर्य और ओज गुणों से संपन्न कविता जो होती है वही गुण औचित्य से पूर्ण कविता मानी जाती है। तो यानी साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि रसानुसार
काव्य गुणों जैसे प्रसाद हुआ, माधुर्य, ओज, इन गुणों से संपन्न काव्य जो है वही गुणोचित काव्य कहा जाता है। तो यहाँ पे उसका उदाहरण नहीं दिया गया है, वैसे एक उदाहरण हो जाना चाहिए था, जैसे घनानंद जीवनदायक हो कुछ मरम पीर हिए परसों और कभों व बास बिसा भी सुजान के आंगन मो अशुबन को ले बरसो। तो ये कुछ एक माधुर गुण से युक्त पंक्तियाँ हैं। बाकी अब गुण तो पढ़ चुके हैं हम, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं गुण से संबंधित। तो अगला देखिए संगठन औचित्य क्या है। तो संगठन औचित्य जो है उसमें उसके 4 बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले रस का औचित्य, विषय का औचित्य, वक्ता का औचित्य और वाच्य का औचित्य। तो इन सभी पर ध्यान दिया जाता है। तो रस विषय वक्ता वाच्य का विचार करके कि काव्य का जब संगठन किया जाए यानी सम्यक सामाजिक पद की रचना की जाए तो वो संगठन औचित्य होता है। तो सम्यक सामासिक पद रचना को संगठन औचित्य कहा जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे परिभाषा में भी दिया गया है। अगला है प्रबंध औचित्य। तो प्रबंध औचित्य से अभिप्राय यही होगा कि प्रबंध काव्य में प्रख्यात एवं कल्पित कथा का उचित अनुपात होना चाहिए। कोई कथा रस प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए और संपूर्ण घटनाएं जो हैं वो देश काल स्वभाव आदि के अनुसार होनी चाहिए। यानी प्रबंध काव्य में ऐतिहासिक और कल्पनात्मक तथ्यों का उचित अनुपात होना चाहिए। तो ऐसा कहा गया है। और रीत औचित्य के अंतर्गत क्या है। रीत औचित्य का अभिप्राय यही होता है कि विविध गुणों के अनुकूल वैधर्वी, गौड़ी, पांचाली सभी नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये है इनका सम्यक प्रयोग, रीत के सम्यक प्रयोग पर यहाँ पे विशेष बल दिया गया है। और रस औचित्य के अंतर्गत भी यही किया गया है कि जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव हैं इन सभी के का वर्णन करने में औचित्य का ध्यान रखें, सामंजस्य का ध्यान रखें देनी। तो रस औचित्य का अभिप्राय यही है कि विभाव, अनुभव, संचारी भाव जो हैं उनका वर्णन करने में औचित्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और मुख्य रस का विवेचन किस प्रकार होना चाहिए और अंग रस जो मुख्य रस जो अंग रस जो है वो किस मुख्य रस से किस प्रकार मुख्य रस को विकासित करते हैं या रसों में पारस्परिक विरोध किस प्रकार होता है, इन सभी को इसके अंतर्गत रखा गया है। और कौन सा रस किस रस के साथ किस विध से संबंध है, किस विध से विरुद्ध है, तो ये सब का परिमार्जन किया जाना चाहिए। ये ही सब रस औचित्य के अंतर्गत आता है। तो ये रस काव्य का अंतरंग तत्व है कि तो आनंददायक तभी बनाता है जब वो औचित्य से समन्वित हो, उसका एक सही से उसका प्रयोग किया जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं औचित्य का महत्व की। तो इसका महत्व क्या है। तो औचित्य का महत्व प्रतिपादित करते हुए आचार्य छेमेन ने कहा था कि काव्य में गुण और अलंकार यदि उचित रूप में विन्यस्त होते हैं तो काव्य के भूषण कहे जाते हैं, काव्य के आभूषण कहे जाते हैं। और उन्होंने सौंदर्य की जननी कहा है इसको। बाकी काव्य के भूषण तो उन्होंने कहा ही है। और यदि ये उचित रूप से विन्यस्त नहीं होते हैं तो वे ही काव्य के दूषण बन जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो यहाँ पे उनके कुछ इसको स्पष्ट करते हुए अलंकार और गुण को भूषण बनाने वाले तत्व ही औचित्य हैं। तो वो आप उससे संबंधित आप ये याद कर सकते हैं। उक्ति उनकी उचित स्थान विन्यास दलंकृति अलंकृति। तो ये उन्होंने कुछ यहाँ पे वो दिया है अपनी उक्ति, तो इसको जरूर याद कर लें क्योंकि वहाँ पे अगर आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये किसकी है। बाकी औचित्य को सर्वप्रमुख काव्य मानते हुए, काव्य तत्व मानते हुए छेमेन ने उसे काव्य की आत्मा कहा है। तो सभी ने अपने अपने सिद्धांत को सबसे पहला सिद्धांत माना है। तो इन्होंने भी अपने सिद्धांत को काव्य की आत्मा माना है। तो इन्होंने उसकी एक परिभाषा दी है। और अब ये प्रश्न उठता है कि क्या काव्य में ऐसे व्यापक तत्व औचित्य को काव्य की आत्मा माना जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो काव्य की आत्मा कहा है। तो ये तो निर्विवाद है कि औचित्य एक व्यापक तत्व है, लेकिन अलंकार, योजना, रस, वाक्य विन्यास और पद रचना, प्रबंध, इन सभी को औचित्य का भाव, इन सभी के लिए हमें औचित्य का भाव बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो औचित्य से अलंकार भाव निरूपण में सहायक बनते हैं। बाकी वर्ण विन्यास में रसानुकूलता आती है। तो ये औचित्य यहाँ पे इसकी आवश्यकता हो जाती है। बाकी उसको काव्य की आत्मा तो नहीं कह सकते हैं, तो क्योंकि औचित्य काव्य का पथ प्रदर्शक हो सकता है लेकिन काव्य का मूल तत्व ये नहीं है। अगर कहीं पे कहा जाता है तो आप वहाँ पे इस कथन को गलत कह सकते हैं, क्योंकि काव्य का मूल तत्व नहीं है, उसके लिए आवश्यक है पथ प्रदर्शक है। तो
इनमें आचार्यों ने अपने अपने मतों के संबंध में 3 प्रकार से बट गया था कि प्रथम वर्ग के जो थे आचार्य, उन्होंने छेमेन के अनुसार छेमेन या औचित्य को काव्य की आत्मा माना था। द्वितीय वर्ग के आचार्यों ने छेमेन के काव्य की आत्मा को ये नहीं स्वीकार किया, तो उन्होंने कहा था रस को माना था, और जीवित जो है यानी प्राणत्व जो है वो औचित्य को उन्होंने माना था। बाकी तृतीय वर्ग का मत ये था कि जो छेमेंद्र, आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त की परंपरा से बिल्कुल उनका अलग ही मत था, इन्होंने काव्य की आत्मा का विश्लेषण नहीं किया है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हम औचित्य सिद्धांत या औचित्य संप्रदाय जो है, तो इसे हम सिद्धांत कहें या संप्रदाय कहें, तो संप्रदाय उसे कहते हैं जिसमें काव्य तत्व के अनुयायी हों। तो भारतीय काव्य शास्त्र में कुंतक, छेमेन 2 ऐसे आचार्य हैं जिन्हें अनुयायी मिले ही नहीं हैं, तो इसको हम संप्रदाय न कहकर सिद्धांत कहना ही सही रहेगा, क्योंकि संप्रदाय के कुछ अनुयायी होने चाहिए। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो बाकी सब जो हैं उनको हम सिद्धांत न कहकर संप्रदाय कहना ज़्यादा उचित होगा। जैसे अलंकार, रस, रीति, ध्वनि जो है, इनको हम सिद्धांत न कहकर संप्रदाय कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसके अनुयायी भी आगे मिले हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सिद्धांत क्या है और संप्रदाय क्या है। तो चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि संबंधित था औचित्य सिद्धांत से। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमसे अन्य माध्यमों पर जुड़ना चाहते हैं तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप हमसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और आपका कोई विचार है, कोई सुझाव है, तो आप हमें magicalstudy.email@gmail.com पर हमें बता सकते हैं। और